गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आगे के कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख चुके हैं अपने 50 क्वेश्चनों की सीरीज में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे 15 तक की। 11 से लेकर के कहाँ तक की बेटा? 15 तक की। अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मनुष्य के वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लेना बेटा इसको, कि मनुष्य के वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं। देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? मनुष्य के वृषण शरीर से बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्योंकि वृषण में किसका निर्माण होता है बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए तापमान, जो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। शरीर के तापमान से क्या होना चाहिए बेटा? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। शरीर के बाहर शरीर का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए वृषण शरीर के बाहर होते हैं। क्योंकि अगर वृषण की बात की जाए तो वहाँ पर बेटा निर्माण होता है शुक्राणुओं का। निर्माण किसका होता है बेटा? शुक्राणुओं का। और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमारा जो तापमान होना चाहिए वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। और शरीर के बाहर जो होता है, शरीर हमारा शरीर के बाहर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। श्वसन तथा दहन में क्या करना है बेटा? अंतर लिखना है। अंतर वाली सीरीज आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर कराए हैं, वहीं से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। हृदयावर्णी तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है? इसका महत्व लिखिए। कि जो हृदयावर्णी तरल पदार्थ होता है ये कहाँ पाया जाता है और इसका महत्व लिखना है। और इसका बेटा क्या लिखना है बेटा? महत्व लिखना है। तो देखिए मनुष्य के हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है बेटा इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली का क्या होता है? आवरण उपस्थित होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हृदयावरण कहते हैं। हृदयावर्णी तरल पदार्थ हृदयावर्णी जो तरल पदार्थ होता है वो हृदयावरण के दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बेटा? हृदयावर्णी तरल पदार्थ हृदयावरण की दोनों झिल्लियों के मध्य यानी कि बीच में पाया जाता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि हृदयावर्णी पदार्थ तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो हृदयावर्णी तरल पदार्थ हृदयावरण झिल्ली के दोनों तरफ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। चलते हैं आगे। इसका महत्व लिखना है। इसका क्या लिखना है बेटा? महत्व। तो देखिए हृदयावर्णी तरल पदार्थ के महत्व। यह तरल पदार्थ हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो तरल पदार्थ होता है बेटा वो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान कर बाहरी आघातों से क्या करता है बेटा? सुरक्षा प्रदान करता है। और हृदय को मुलायम व नम बनाए रखता है, तथा हृदय को क्या करता है? मुलायम और नम बनाए रखता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपका, उसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। पहले तो ये बताना है कि जो वसा होता है इसका पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, और उस पाचक रस का भी आपको नाम लिखना है जो पाचन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो देखिए इसको भी, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके साइंस में बायोलॉजी के पार्ट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरी इस सीरीज से बाहर हो। टोटल 50 क्वेश्चन आप याद करिए और आपका पूरा का पूरा 25 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलते हैं बेटा आहार नाल में वसा का पाचन। तो याद रखना बेटा वसा का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल की छोटी आंत में होता है। जो वसा होता है बेटा उसका पाचन आहार नाल के कहाँ पर होता है बेटा? छोटी आंत में होता है। आहार नाल की छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन करने वाले पाचक रस, अगर हम लोग बात करें कि वसा का पाचन करने वाले पाचक रस कौन कौन से, तो छोटी आंत में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। लाइपेज एंजाइम भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अणुओं में तोड़ देता है। तो पहली बात याद रखना है कि जो वसा का पाचन है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है बेटा? छोटी आंत में। किसके द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो वसा होता है इसको वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन करना है। पुनरुद्भवन व मुकुलन का क्या करना है बेटा? सचित्र वर्णन आपको करना है कि पुनरुद्भवन क्या है और मुकुलन क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा पुनरुद्भवन की, किसकी बात करते हैं बेटा? पुनरुद्भवन की। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का शरीर किसी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या फिर कृत्रिम कारण हो, किसी भी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीवधारी की जो शरीर होता है वो किसी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो चाहे वो कृत्रिम, जिसके कारण वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाता है बेटा? खंडित हो जाता है या टूट जाता है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकसित कर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और वो जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं बेटा, या खंडित हुए जो टुकड़े होते हैं उसके शरीर के, वो फिर से एक नए जीव का रूप ले लेते हैं। मतलब जिसके पास जो नहीं है वो चीज़ उसमें अपने आप विकसित हो जाता है, विकास करके पूर्ण रूप से विकसित होकर के नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से विकसित होकर के क्या होता है बेटा? नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं और सामान्य जीवन यापन करने लगते हैं। और सामान्य क्या करने लगते हैं बेटा? जीवन यापन करने लगते हैं। तो यह प्रक्रिया आपकी पुनरुद्भवन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पुनरुद्भवन। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव के शरीर एक, दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और वो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का रूप धारण कर लेता है। तो हम ऐसी प्रक्रिया का नाम देते हैं पुनरुद्भवन। ऐसी प्रक्रिया का हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा? पुनरुद्भवन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये हाइड्रा में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, इस तरह का बेटा प्रक्रिया जनन की। अगर हम चित्त की बात करें तो देखिए ये प्लेनेरिया है। अब ये 3 टुकड़ों में टूट गया है बेटा, 3 टुकड़ों में क्या हुआ है? टूट गया है। अब कुछ समय बाद ये तीनों टुकड़े नए जीव का रूप ले लेंगे। इस तरह से जो एक प्लेनेरिया था वो 3 नए प्लेनेरिया में बदल गया। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम होता है बेटा पुनरुद्भवन। इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा? पुनरुद्भवन। अब देखिए और इसमें क्या पूछा था? पुनरुद्भवन, और साथ में पूछा था मुकुलन। मुकुलन का सचित्र वर्णन करना। तो देखिए मुकुलन की अगर हम लोग बात करें कि मुकुलन क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव में उभार निकल आते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव में क्या निकल आते हैं बेटा? उभार निकल आते हैं, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। जो उभार निकलता है उस उभार को हम लोग मुकुल या फिर क्या कहते हैं बेटा? कली कहते हैं, जो बाद में शरीर से अलग होकर नए जीव के रूप में बदल जाती है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। अब मुकुलन में क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर में एक थोड़ा सा उभार टाइप में आ जाता है और वह उभार जो होता है कुछ समय बाद उस शरीर से टूट करके एक नए जीव में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया का नाम होता है मुकुलन। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? हाइड्रा है, ईस्ट है, इनमें ये मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगर हम हाइड्रा समझे, देखिए ये एक हाइड्रा है, इसका ये थोड़ा सा देखिए उभार या मुकुल निकला, ये कुछ समय बाद विकसित हुआ और विकसित होकर के उस पुराने हाइड्रा से टूट करके अलग हो गया। तो अब हमारे पास दो नए हाइड्रा हो गए जो पूर्ण रूप से विकसित हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है बेटा मुकुलन। इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है बेटा? मुकुलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसके उदाहरण देना है। अब आपको जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच में क्या बताना है बेटा? अंतर बताना है और उदाहरण भी देना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जो अपशिष्ट हैं, किसी काम के नहीं है, लेकिन जैविक कारक से वो खत्म हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव निम्नीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? जैव निम्नीकरण कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें, घरेलू कचरा, रुई, मिट्टी, जैव चिकित्सीय आदि, ये सब चीजें जैव निम्नीकरण में आती हैं। गैर जैव निम्नीकरण क्या है? वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाती है। यह प्रक्रिया गैर जैव निम्नीकरण कहलाती है। मतलब जैव निम्नीकरण वो है जो जैविक कारकों के द्वारा नष्ट हो जाती है। गैर जैव निम्नीकरण क्या है? जो जैविक कारकों के द्वारा नष्ट नहीं होती है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, कांच आदि। तो ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कि जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होती है? ये क्वेश्चन 2007 में और 2010 में बोर्ड ने आपसे पूछा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए
सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। पहली बात किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की कौन सी ऊर्जा बेटा? विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है बेटा कि जो सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बेटा? रासायनिक ऊर्जा में। और खाद्य पदार्थ के रूप में यही जो ऊर्जा है वो एकत्रित हो जाती है, संचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी आपको क्या लिखना है बेटा? परिभाषा लिखना है। 2013 और 2014 में बोर्ड की तरफ से पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के बोर्ड के लिए भी बेटा, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पहली बात याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है बेटा? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक, जो अकार्बनिक सरल यौगिक होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में, कार्बन अकार्बनिक सरल यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो पौधों के लिए किसका काम करते हैं बेटा? भोजन का कार्य करते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मतलब यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? अकार्बनिक सरल यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं, पर किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में। और किसमें बदल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं, जो पौधों के लिए भोजन का कार्य करती है। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पाचन किस भौतिक क्रिया, पाचन क्रिया भौतिक क्रिया है अथवा रासायनिक क्रिया? अब आपसे पूछ रहा है कि जो पाचन की क्रिया है ये भौतिक क्रिया है कि रासायनिक क्रिया है। 2010 में बोर्ड की तरफ से पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में ये भी आता है बेटा, कि पाचन क्रिया जो है वो भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया। तो ध्यान से पढ़िए बेटा इसको, कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से एक रासायनिक क्रिया होती है। जो पाचन क्रिया होती है बेटा मुख्य रूप से क्या होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है। मुख्य रूप से क्या होती है बेटा? एक रासायनिक क्रिया होती है। परंतु पाचन की क्रिया में रासायनिक क्रिया के साथ साथ कुछ भौतिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। और ये बात भी याद रखना है कि पाचन की क्रिया में मुख्य रूप से तो ये रासायनिक क्रिया है, मुख्य रूप से कैसी क्रिया है बेटा? रासायनिक क्रिया। परंतु पाचन क्रिया में कुछ भौतिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं, ये पूर्ण होती हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में, कि क्या कह रहा है, ध्यान से उसको पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। पहली बात आपको क्या लिखना है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखना है, तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए, तथा इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण भी लिखना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है बेटा? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में, और क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं। ये पौधों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहलाती। और इसमें क्या कहा है कि इसका आपको अपक्रिया द्वारा इसको समझाना भी है। तो ध्यान से देखिए बेटा इसकी अपक्रिया हम कैसे दिखाएंगे। देखिए अगर हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समीकरण की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा को बनाते हैं। ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा को बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है बेटा CO2, जल का सूत्र होता है H2O, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गई। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन और ऊर्जा। तो ये आपके पूरे के पूरे बेटा मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार करिए। अगर इनमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।